बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं और शहजाद बेग हमेशा की तरह कारवान अदब बरतानिया और उर्दू टाइम टीवी यूके की तरफ से प्रोग्राम मुकालमा लेकर हाजिर हैं। किसी ने कहा था कि इंसानी आबादियों में बाहमी रब्तो तअल्लुक़ की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इंसान की शख्सियत सिक्के के दो पहलुओं की तरह ज़ाहिर व बातन के दो अलग अलग मंतकों पर बटी रहती है। समाजी जिंदगी में इंसान ज्यादातर अपने हवाले से जाना पहचाना जाता है। उसके जाहिर में उसका चेहरा, उसके खद्दो खाल, उसके सरापे की तमहीद भी बनते हैं और तफसील भी। और इसी तमहीद और तफसील की बिना पर हम कहते हैं, हाँ मैं इसे जानता हूं। डॉक्टर वला जमाल अल-असीली, उनका एक, जो कि आज की हमारी मेहमान भी हैं, उनका एक शेर है कि सफर तो है, हम सफर नहीं है, यहां जुदाई का डर नहीं है। इतने खूबसूरत अशार लिखने वाली अरबी नजाद, मिस्र से ताल्लुक रखने वाली और उर्दू जबान में कादरुल कलाम शायरा आज हमारे साथ हैं। अरबी नस्ल होने के बावजूद जिस तरह उर्दू ज़बान व अदब से उनको बेपनाह मोहब्बत है, उसका सबूत उनकी शायरी में, मज़ामीन और अफसाने में और दीगर तहरीरों में नजर आता है। पूरी दुनिया में उनको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बेबहा अवार्ड्स मिल चुके हैं और उनके हवाले से बहुत कुछ लिखा जा रहा है। आइए आज मैं और शहजाद बेग इनसे मुकालमे का आगाज करते हैं। डॉक्टर साहबा, खुश आमदीद। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, डॉक्टर साहबा ये बताइएगा कि अरबी नस्ल जो है, ये अरबी नस्ल का मतलब क्या लिया जाएगा? कि मिस्र वैसे तो अफ्रीका में नजर आता है, आपके वालिद, आपके यानी कि आपकी मामा, आपके पापा, उनका दोनों का तल्लक अरब से था, हजाज से था? जी जी जी, पूरा खानदान यहाँ से मिस्र से है और हम सब अरब नजाद है। और मेरी पैदाइशी यहाँ मिस्र में हुई और बस पाकिस्तान नहीं गई, कभी नहीं। अच्छा। और हाँ, कभी नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह जाऊँ एक दिन। और इंडिया गई 2 बार, हर बार तकरीबन 1 हफ्ते के लिए कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करने के लिए मैं गई। जी जी। हाँ। तो आपने जो तालीम हासिल की है, आपने ग्रेजुएशन की, मास्टर किया और फिर पीएचडी की। पीएचडी आपने फहमीदा रियाज के हवाले से की? जी, फहमीदा रियाज की शायरी के हवाले से मैंने। फहमीदा रियाज में तो यानी कि मेरी उनसे बहुत ज्यादा मुलाकातें हैं, बरतानिया में भी और हमारे कारवान अदब के जो हम आपको। हाँ, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनसे रब्ता रखती थी मैसेंजर पर। पीएचडी करते वक्त मैं उनसे पूछती थी कुछ सवाल शायरी के बारे में और शायरी के मानी के बारे में, ऐसा। हाँ, क्योंकि वो तो काफी क्या कहते हैं कि वो तो ओपन गुफ्तगू भी करती थी और उनकी ओपन गुफ्तगू में और उनकी मोहब्बत का अंदाज भी एक अपना था। उनसे मेरी मोहब्बत बहुत ज्यादा थी। जी जी। और है मतलब गुफ्तगू करते वक्त नहीं है, लेकिन उनका अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है, सोच, ये सब। मैं समझती हूँ कि मैं उनकी तरह लिखते वक्त सोचती हूँ कि मैं उनकी तरह कैसे लिखती हूँ। ये ओपन माइंड भी मेरा मुझे लगता है कि पता नहीं, लेकिन रिश्ता लगता है कि कुछ है हमारे दरमियान। हाँ, अच्छा। तो या मैंने उनके शायरी से या मैं उनकी शायरी से मुतासिर हुई, मुमकिन है। जी हाँ।
नहीं तो वो अच्छा, तो आपने सारी जो उर्दू की तालीम है, एक मुश्किल काम था ना आपके लिए कि आप अरबी जानती हैं। जाहिर है कि उर्दू की जो उर्दू भी है जो वो अरबी में और फारसी से जन्म लिया है इस जुबान ने, और उसमें दूसरी जुबानें भी मिक्स हैं। तो यानी कि लिखने का अंदाज भी उर्दू का वही है जो अपना अरबी का है। तो आप क्या, आपने आसानी से ये जुबान सीख ली? पूछना तो आसान है। देखिए नहीं, अब पूछना आसान है, सवाल आसान है, लेकिन जवाब आसान नहीं होगा। देखिए, मैंने उर्दू सीखने के इब्तिदाई दिनों में बहुत मुश्किलात का सामना किया, क्योंकि उर्दू ज़ुबान अरबी ज़ुबान से मुख्तलिफ है। जी मतलब ग्रामर, अल्फाज, तलफ़ुज़ सबसे मुख्तलिफ है। उर्दू ज़ुबान मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी, इसलिए इब्तिदाई वक्त में बहुत सी मुश्किलात का सामना था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ इस मुश्किल पर काबू पा लिया। और मुझे लगता है कि हर ज़ुबान का अपना चेहरा होता है, हर ज़ुबान में अपनी अंदरूनी मुश्किलात और इख्तिलाफात दोनों होते हैं। जी जी ज़ुबान एक निशानी निज़ाम है जिसमें आवाज़, अल्फाज और जुमलों भी पर जी वो मुश्तमिल होता है, जो कौम के लिए अलग अलग होता है। तो जी जी गैर मुल्की जुबान सीखने का नतीजा भी इस बात पर मुनहसर होता है कि इस शख्स की मादरी जबान क्या जुबान है, क्या जी है। लेकिन आखिर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी, काम आसान नहीं है। जी जी किसी मखसूस जबान की सौती खसूसियात के गहरे इल्म के बगैर आप ज्यादातर इम्कान नहीं समझेंगे कि किसी खास लफ्ज का मतलब क्या है। जी जी और मेरे लिए सबसे बड़ा मसला उर्दू का पेचीदा ग्रामर है, और सौतियात भी मुश्किलात का बायस बनते बनते थे। और ये जो गले में घिरी तलफ़ुज़ की हामिल है, जो जैसे ये हरूफ जे चेह पे, और ऐसा मैं अब तक गलतियां करती हूँ तलफ़ुज़ में। पता नहीं क्या करूँ, मुझे इंडिया या पाकिस्तान में रहना है ताकि तलफ़ुज़ अच्छी तरह करूँ। जी और उर्दू ज़ुबान में भी बहुत मतलब बहुत से मुहावरे हैं जो जिनको याद रखना बहुत बहुत मुश्किल। तो ये भी एक मसला। तो तलफ़ुज़ में महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी था। एक और तो एक, लेकिन डॉक्टर साहब ये इसमें ये एक तो आपने जुबान को सीखना है, जुबान को सीखना, चले आपने एक वो नॉर्मल ग्रामर में बात करना सीख ली आपने, जी यस नो ये वो, जैसे हम बरतानिया में आए तो हमें हालांकि पढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आकर इस जुबान को सीखते हुए 40 साल हो गए हैं, तो हो सकता है हम अब भी उसमें कमी है। हाँ, लेकिन फर्क है कि अंग्रेजी और उर्दू के दर। लहजे का भी होता है, और क्योंकि आपका लहजा अरबी का है। जी लेकिन इसके फिर उसके बाद शायरी करना उस जुबान में, ये हम्म, कमाल की बात है डॉक्टर साहब। हाँ। पता नहीं, सब लोग मुझे ऐसा कहते हैं, लेकिन ये मेरे लिए मुझे लगता है कि अजीब नहीं है, क्योंकि मैं बचपन ही से अरबी शायरी करती थी। अच्छा और हाँ, और बढ़ती थी भी स्कूल में, मैं ऐसा बढ़ती थी तो सब लोग ऐसा मुझे देखते थे, हैरानी से। अंदाज बढ़ने से और ऐसा। लेकिन बाद में जब मैं सफर सफर से वापस हुई, तो उर्दू से बहुत ज्यादा। जी और जी मैंने उर्दू में शायरी करने लगी। जी और बहुत बहुत लोग मुझे हैरत से देखते हैं, वो कैसे शायरी करते हो ऐसा। जी जी लेकिन पता नहीं, ये आखिर में ये एक सलाहियत है जो अल्लाह ने हमें जो नेचुरल है, हाँ जी। अल्लाह ने मुझे दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जी, आपका बहुत शुक्रिया शहजाद बेग साहब। मैं गुज़श्ता 2-3 सालों से एक तसलसल के साथ आपकी सरगर्मियाँ जो है मेरे सामने है, आप हमारे मशायरों में भी शरीक होती रहती हैं। जी मिस्र के हवाले से जब बात होती है तो मिस्र ज़ाहिर है कि इश्क और हुस्न के हवाले से पूरी दुनिया में इसका एक बहुत अहम हवाला बनता है।
آپ جب اردو شاعری میں آئی تو آپ کو اس کا جس وقت ادراک ہوا کہ میں اردو شعر کہہ سکتی ہوں یا میں شعر کہہ رہی ہوں، تو کوئی پہلا شعر ہمیں سنائیں گی جو آپ نے پہلا شعر اردو زبان میں کہا؟ ہمارے سننے والوں کے یہ ایک اچھی بات ہوگی. دیکھیں وہ ایک شعر نہیں تھا، جو ایک نظمی تھی. جی جی ہاں، لیکن ابھی کتاب میرے پاس نہیں ہے، تو یہ بہت پرانی نظم ہے. اور نظم کا عنوان جادو. کیونکہ سفر کی واپسی کے بعد لگتا ہے کہ ایک جادو میرے سر پر سوار تھا، اردو زبان کا جادو. تو میں نے لکھا یہ پہلی نظم، اور نثری نظمیں تھی. اچھا، نثری نظم. ہاں، میری ایک نظموں کا مجموعہ ہے جو صرف آزاد اور نثری نظموں پر مشتمل ہے. اچھا. اور اس وقت غزل نہیں کہتی تھی، اور پتہ نہیں کیسے کہوں گی، لیکن بعد میں اور لکھتے وقت تو میں نے غزل الحمدللہ کہی. اور پہلی غزل بہت مطلب مشکل سے میں نے کہی. ایسا نہیں تھا غزل کہنا میرے لیے. تو ممکن ہے کہ میں بعد میں انشاءاللہ کتاب ابھی لاؤں گی، اور پہلی نظم میں بڑھتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. اچھا، تو ڈاکٹر صاحبہ آپ ایسا کیجئے کہ کلام شاعر با زبان شاعر، تو ایک غزل سنا دیجئے جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں. کچھ چیزیں تو پڑی ہوئی. اوکے، ایک غزل تیار ہے میرے پاس، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی. جی جی. اور غزل کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. غزل کا مطلب ہے کہ یہ بدحواسی یہ دیوانگی کسی میں نہیں. واہ واہ واہ. یہ بدحواسی یہ دیوانگی کسی میں نہیں، میرے مزاج کی آشفتگی کسی میں نہیں. واہ واہ. یہ بدحواسی یہ دیوانگی کسی میں نہیں، میرے مزاج کی آشفتگی کسی میں نہیں. واہ. شہزاد بیگ صاحب، آپ کو احساس ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات. اوکے. اور آپ اس سے میٹھی زبان کو اور خوبصورت بنا رہی ہیں. اور عجیب تھی وہ محبت جو والدین نے دی. عجیب تھی وہ محبت جو والدین نے دی، وہ گرمی اور وہ حرارت ملی کسی میں نہیں. واہ واہ واہ. عجیب تھی وہ محبت جو والدین نے دی، وہ گرمی اور وہ حرارت ملی کسی میں نہیں. اور سبھی یہی کہتے ہیں مجھ سے، سبھی یہی کہتے ہیں مجھ سے تیرے چراغ ہے ہم. سبھی یہ کہتے ہیں مجھ سے تیرے چراغ ہے ہم، کہ میری جیسی مگر روشنی کسی میں نہیں. واہ 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 واہ. شکریہ. اور پھر ایک دوسرے کی جانب ہوئے ہیں مائل، پھر ایک دوسرے کی جانب ہوئی ہے ہم مائل، ہے اپنی پیچ میں جو دل لگی کسی میں نہیں. اور ہے کیا غلط کہ جو مرتی ہوں آپ ہی پر میں. کیا غلط کہ جو مرتی ہوں آپ ہی پر میں، سچ ہے کوئی ادا آپ سی کسی میں نہیں. سچ ہے کوئی ادا آپ سی کسی میں نہیں. اور کسی سے دل نہ لگاؤں گی میں تمہاری بات. واہ واہ واہ. کسی سے دل نہ لگاؤں گی میں تمہاری بات، تمہاری جیسی صنم دل بری کسی میں نہیں. واہ واہ. اور دلوں کو توڑنے والوں کا ہے ہجوم بہت. کیا کہنے. دلوں کو توڑنے والوں کا ہے ہجوم بہت، خجالت اور یہاں شرمندگی کسی میں نہیں. خجالت اور یہاں شرمندگی کسی میں نہیں. اور غزل کا مقطع ہے کہ ولا غزلیں تیری نام ہوتی ہیں منسوب، ولا غزلیں تیری نام ہوتی ہیں منسوب، ولا کی جیسی صنم عاشقی کسی میں نہیں. واہ واہ واہ.
सनम आशिकी किसी में नहीं, ये बदहवासी ये दीवानगी किसी में नहीं, मेरे मिजाज की अशुफ्तगी किसी में नहीं. वाह डॉक्टर साहबा, ये जो आपने ये मोहब्बत का जो इजहार है आपका खुल्लम खुल्ला, जी. हाँ, ये आपको वो फहमीदा रियाज से मिला है? लगता है, पता नहीं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि पता नहीं अब लोग इस बात को मानते हैं कि अबराज, पता नहीं अबराज आप जानते हैं या नहीं, ये बुर्ज सरताम, बुर्ज शेर, बुर्ज आइसा, पता नहीं अब लोग जानते हैं नहीं. जी जी. लेकिन बाद में मुझे पता चला, मैं सोच रही थी मैं कैसे फहमी दराज की तरह, मतलब सोच की तरह और मिजाज की तरह, पता नहीं कैसे. तो बाद में मैंने देखा कि हम दोनों एक ही महीने में, मतलब हमारी पैदाइश हुई, हम दोनों बुर्ज शेर है. तो मुझे लगता है कि ये इल्म नजूम है, हम दोनों एक जैसे मुझे लगता है. लेकिन मुमकिन है कि मैं भी मुतासर हुई उनकी शायरी तर्जुमा करते वक्त, मुमकिन. ये पता नहीं. बुर्ज, ये जो बुर्ज असद है, असद ही है ना इसको बोलते असद, हाँ, शेर. हैं? Yes. असद, इसमें खुद मुख्तारी और ये सारी चीजें उसकी और सिफात हाँ, हैं, बहुत सी खूबियां असद में, लेकिन कंट्रोल वो, करना, लीडरशिप, ये हाँ, सारी. यस. अच्छा, माशाल्लाह, आप जानते हैं. लेकिन मतलब खामियां भी है कि असद को गुस्सा आता है. हाँ नहीं, वो जलाली तबीयत है ना उसमें. जी. हाँ क्या करूं. हाँ, वो फैरो में जो एक बड़ी क्वीन हुआ करती थी, क्या नाम था उनका, वो भी सुना है कि वो भी असद ही थी. कौन? वो क्या नाम क्वीन? है, क्वीन फेरोज में है ना, मलका? हमलका. मुमकिन है कि मैं मलका हूँ. हाँ. आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन सच है, असद को बहुत गुस्सा आता है, या. लेकिन वो मतलब उसका दिल नेक है. बाद में वो हंसता है कि कोई, लगता है कि हाँ, कोई चीज नहीं होती. वक्ती तौर पर उसको एहसास होता है और फिर जी, बाद में वो रियलाइज कर लेता है कि मैंने. एग्जैक्टली. हाँ जी हाँ. तो डॉक्टर साहबा, ये बताएं कि ये आप अपनी शायरी से मुतमिन हैं जो आपने की है? मेरा जवाब क्या होगा, कभी नहीं मुतमईन होगी, कभी नहीं. दिखे जो उनको जो मतलब इस शख्स को ये एहसास आएगा कि वो मुतमईन है, मतलब अपने काम से या अपनी शायरी से या या ऐसा. मुकम्मल हो गया है ना, मुकम्मल हो हाँ, गया. तो हाँ, मैं अब ठीक है, सब कुछ मैंने किया और ऐसा तो कुछ नहीं करेगा बाद में. और मतलब वो बस इस राह पर रहेगा, कोई पेशरफ्त नहीं करेंगे. नहीं, कभी नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूँ. जी. मैं हमेशा सोचती हूँ और ये एहसास आता है कि मुझे और ज्यादा सीखना है और ज्यादा लिखना है और ज्यादा देखना है, ये सब एक शगफ है मेरे पास. अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पूरी दुनिया में उर्दू प्रेमिका के तौर पे हम लेते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि आप उर्दू से इतनी मोहब्बत करती हैं. बहुत आपकी यूनिवर्सिटी में जो उर्दू की जो चेयर की जो सूरत हाल, वो क्या है? कितने स्टूडेंट्स आपके हैं, या यहाँ मिस्र के और लोग भी उर्दू की जानब राग़िब हैं? मिस्र में क्या लोग किया है? उर्दू जबान की जो आपकी जो चेयर है, वहाँ जो स्टूडेंट की तादाद है, जी जी. या जो मुशायरे की जो वहाँ पर अब जो सूरत हाल है, वहाँ कितने लोग जो मुशायरा सुनने आ जाते हैं आपके जामिया में? देखिए, मिस्र में मैं क्या बताऊं उसके बारे में. तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे तलबा और तालिबात बहुत ज़्यादा, तलबा से ज़्यादा, तकरीबन 200 तलबा जो उर्दू ज़ुबान पढ़ते हैं. अच्छा. और क्लास में मुमकिन है कि 50 या 100 इस तरह. लेकिन तलब बहुत ज्यादा है और मेहनत से वो पढ़ते हैं, मेहनत से वो उर्दू जुबान पढ़ते हैं. लेकिन अगर मैं बात करूंगी मिस्र में, मतलब मुशायरे के हवाले से लोग आते हैं या नहीं और ऐसा, जैसे अपने पूछा, तो मैं कहूंगी कि ये नहीं होता. और बस आप लोग मुझे बहुत इज्जत अफजाई करते हैं, बहुत हौसला करते हैं.
यहाँ मिस्र में कोई नहीं पूछता मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कहाँ मुशायरा है, कोई नहीं पूछता। अच्छा, यहाँ और नहीं, ये अब अफसोस की बात है। और मैं मतलब इब्तिदा में शुरू में मैं कभी कभार मतलब रोती थी इस बात पर कि कोई नहीं पूछता क्या करती, ये क्या है। और मतलब बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया यहाँ मिस्र में कि क्या हुआ, क्यों शायरी करती है, क्या मतलब सफर वापस आने के बाद आपके सर पर एक भूत थे, एक जिन है, और ऐसा ये मजाक उड़ाना। लेकिन मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी, बस लिखती थी और इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। जी। डॉक्टर साहब, ये जो बातें आपने की, ये आपकी फैमिली की तरफ से थी या आपके मियाँ साहब की जानिब से थी कि उर्दू से आप क्यों इस कदर लगाव है आपका? बस मोहब्बत है, जैसे मैंने आपको बताया कि उर्दू ज़ुबान से मेरी मोहब्बत हुई, इश्क हुआ। उर्दू मेरी मादरी ज़बान नहीं है, जी। लेकिन इस हकीकत के बावजूद मतलब मेरा उर्दू के तईन लगन और जज्बा है। तो मैं क्या करूँ, पढ़ाई के दौरान जब मैंने लिखना सीखा तो मुझे उर्दू बहुत पसंद आने लगी। उर्दू ज़बान की चाशनी से खासी मुतासर थी, और मुझे उर्दू उसकी मिठास की वजह से बहुत अच्छी लगती है। उर्दू से मेरा ताल्लुक या तारुफ मुमकिन है कि 1999 में हुआ, जब मैं उर्दू ज़बान सीखने के लिए एन शम्स यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। और उस वक्त से लेकर अब तक ये ताल्लुक कायम और फल हो रहा है। मिस्र के एन शम्स लगता है कोई सिग्नल यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम। है क्या? काफी साल हो गए हैं ना जी आपको जुबान सीखते हुए, और फिर अब तो आप हाँ, जुबान बहुत पढ़ाती भी हैं, अब तो आप जुबान बहुत पढ़ाती हैं। पसंद करती है उसे, क्या करूं। बस ऐसा हुआ तो जब डॉक्टर मैंने साहब, आप अरबी में भी शायरी करती हैं और अरबी शोरा को भी आपने पढ़ा जी है, जी जी, और अभी आप, भी हाँ मैं बताइए, अरबी में शायरी करती हूँ, लेकिन बहुत कम, मतलब ध्यान बहुत ज्यादा आप उर्दू। क्या कोई एक अरबी की कोई आपकी चीज अपनी सुना सकती हैं हाँ, मेरे पास मोबाइल पर। क्या, अगर हो तो, हाँ जी। जस्ट फॉर द चेंज, है ना? अगर आप पहले मुझे बताएंगे तो मेरे सामने हाजिर, एक मिनट। दुनिया की पुरानी तरीन सिविलाइजेशन है ये, मिस्र की है जो, जी। और मैं कोशिश करता हूँ कि इसके मतलब काफी देखूं जी, पढूं, कोई बात नहीं। और एक दो दफा आया हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक सिर्फ वो एयरपोर्ट तक था, और एक दफा कहाँ, मिस्र? मिस्र, मिस्र हाँ। आए आप? हाँ, अच्छा। कैरो में क्यों, तो मैनचेस्टर से उस वक्त ये चलती थी आपकी एयरलाइन जो है, और यहाँ फिर कैरो में एक रात ठहरा करते थे ना, तो फिर उसके बाद दूसरे दिन पाकिस्तान या दूसरे इलाकों में जाना होता, तो उस वक्त आया था। तो जी। आपसे तो क्या कितनी बात हो सकती है, जैसे आप शायरी नहीं। करती हैं, और जब आप नाइल के किनारे, रिवर नाइल, हम तो नाइल इंग्लिश में नाइल कहेंगे ना, तो पाकिस्तान में या नील कहते हैं, तो अरबी में क्या कहेंगे? एक नज्म एक नज्म जी एक जी नज्म एक नज्म मैंने कही नील के हवाले से, जी नील के जी। बारे में। हाँ देखिए, अरबी शायरी अभी मेरे सामने है, पता नहीं। वो भी सुनेंगे इंशाल्लाह। अभी अभी अरबी अरबी शायरी पहले सुनाऊं? अरबी सुनाए ना, पहले अरबी। ओके। शहजाद बेग साहब, आप नजर नहीं आ रहे मुझे। जी जी, नहीं, आपकी तस्वीर कहाँ चली गई? आप देखिए, मैं आ तो रहा हूँ सामने, आपको नहीं नजर आ रहा? ठहरे कर लेते हैं, अब आ गए, ठीक है जी। ओ, हाँ, बढ़ती हूँ अरबी में, लेकिन पता नहीं कौन समझेगा नहीं नहीं नहीं, अरबी। आप जब ये प्रोग्राम यूट्यूब पे चलता है तो सारी दुनिया समझती है ना, और अच्छा। फिर हम, हाँ वो उसको, जी, बिस्मिल्लाह। ओके। حديثك لم يكن كالبقية، वाह। كان خمر أسكر عقلي، أرغمني على الرقص معك، ورغم المسافة بيننا فلا يفصلني عنك شيء. वाह। همست في أذني، غازلتني، أخبرتني بأنني فراشة، वाह। وردة، وبأنني موسيقى. لقد أيقظ حبك فؤادي،
فلتقرأ ما كتبت أنا من أجلك ولتبتسم ولتقل هي تقصدني أنا. بس ये एक छोटी सी नज़्म अरबी में वो जो दरिया नील के हवाले से है, क्या जो नील के हवाले से आपकी रदीफ में है ना, वो बहुत अच्छा। अभी एक नज़्म नील के हवाले से मैं पढ़ती हूँ. शायरी पढ़ना मुझे बहुत बहुत पसंद है. बचपन ही से ऐसा होती थी. ओके, नज़्म का उन्वान है दरियाई नील. दरियाई नील जी. दिखते हैं मिस्र वाले वाह जब किनारा नील का. वाह. क्या कहने, दिखते हैं मिस्र वाले जब किनारा नील का. याद आ जाता है उनको सारा किस्सा नील का. वाह वाह वाह. दिखते हैं मिस्र वाले जब किनारा नील का. वाह याद वाह. आ जाता है उनको सारा किस्सा नील का. और चीर कर से सीना हुए जो पार मूसा नील का. कर गया फिरौन को गर्काब दहारा नील का. वाह. और ये एक दावत आपके लिए भी, दोबारा आइए. मिस्र आओ दोस्तों तुमको अगर फुर्सत मिले. वाह. अच्छा, मिस्र आओ दोस्तों तुमको अगर फुर्सत मिले. कम से कम एक बार तो देखो नजारा नील का. वाह वाह. कम से क्या कम एक बार तो देखो नजारा नील का. और ऐसा मतलब यहाँ मिस्र में हम ऐसा कहते हैं हमेशा कि जो नील के पानी पीता है वो कभी नहीं भूल सकता है उसका जायका. ये हम कहते हैं यहाँ. अच्छा, तो ये शायर मैंने कहा इस माना में, उम्र भर वो भूल पाता ही नहीं है जायका. वाह. उम्र भर वो भूल पाता ही नहीं है जायका. जो कोई पीता है मीठा बानी दरिया नील का. बहुत अच्छे. जो कोई पीता है मीठा बानी दरिया नील का. और गौर से देखे तो ये लगता है अक्सर दोस्तों. वाह. गौर से देखे तो ये लगता है अक्सर दोस्तों. आसमां पर बढ़ रहा है नीला साया नील का. वाह वाह वाह. आसमां पर बढ़ रहा है नीला नीला साया. साया नील का. वाह. और इश्क तन्हाई खुशी और गम के इन लम्हात में. वाह. इश्क तन्हाई खुशी और गम के इन लम्हात में काहिरा वालों को मिलता है सहारा नील का. काहिरा वालों को मिलता है सहारा नील का. और उसकी मौजें खून बनकर दौड़ती हैं जिस्म में. वाह. उसकी मौजें खून बनकर दौड़ती हैं जिस्म में. इन रगों में मोजज़न है कतरा कतरा नील का. वाह वाह वाह. इन रगों में बहुत अच्छे. कतरा कतरा नील का. और बेटी है तू ए वला इस गैर फानी नील की. बेटी है तू ए वला इस गैर फानी नील की. तेरा हर एक शार है गोया के नगमा नील का. बहुत अच्छे. तेरा हर एक शार है गोया के नगमा नील का. दिखते हैं मिस्र वाले जब किनारा नील का. याद आ जाता है उनको सारा किस्सा नील का. वाह. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. वाह वाह वाह. अच्छा डॉक्टर साहब, पसंद आई? वाह वाह, क्या बात है. शुक्रिया. अच्छा डॉक्टर साहब, आप जब अभी अपनी गजल अता कर रही थी तो मैंने इसके जो इश्तिहारे थे, जो तलाज़मात थे, मैंने देखा कि बहुत ही खूबसूरत हैं. और फिर आपकी जो गुफ्तगू थी उसमें से मुझे कुछ फील हुआ कि शायद आप उर्दू से दूरी के सबब चाहती हैं कि जहां उर्दू ज्यादा बोली जाती है. खास तौर पे आपकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी आऊं, तो वेलकम. हम इंशाल्लाह मुंतज़र हैं आपके. तो मैं आपकी आसानी के लिए जब किसी मुसाफिर को उसकी मंजिल का रास्ते में ही
बता दिया जाए कि इंशाल्लाह ताला आप पहुंचेंगे, तो मैं अकादमी अदबियात पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं, जब वो आपके बारे में ऐसे जज्बात रखते हैं कि डॉक्टर वाला साहबा मिस्र में बैठकर उर्दू अदब के लिए जो काम कर रही हैं, हमारे लिए मिसाल हैं, और हमें भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी मरूफ जो शायरात हैं, शायर जो हैं, उन पर भी अदबी करनी चाहिए ताकि उनके कलाम को पूरी दुनिया में अफाकियत हासिल हो सके। तो मैं यहाँ पर एक बात और भी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जो 2 किताबें अभी तक मसहूद पर आई हैं, अब तीसरी जो किताब है जिस पर आप काम करिए उसके बारे में कुछ तफसील बताइएगा। 2 किताबें मंजराम पर आ चुकी है, वो क्या है? जी वो क्या है आप बताइए, आपने कहा कि 2 किताबें आ चुकी है, वो क्या है? शायरी की किताब है। नहीं, वो 5 किताबें हैं, आ चुकी हैं। 5 अच्छा, हाँ जो शायरी की किताब है उसके वाले से बात कीजिएगा। हाँ, शायरी की किताबें ठीक है। नहीं, तीसरी नहीं, एक नज़्मों का मजमुआ, ये एक किताब है, मंजराम पर आ चुकी है तकरीबन 2 सालों से ज्यादा। और ये किताब जो अभी प्रेस में है, इंशाल्लाह वो जल्द इंशाल्लाह आएगी। वो हाँ, उसका उन्वान है, उसका नाम है दुख्तरी नील। अच्छा। हाँ, ये तमाम नज़में और गज़लें जो मेरे पास है इस किताब में, और इंशाल्लाह जल्द मंजराम पर आएगी। और इस किताब में मैंने गज़ल भी रखी है जो पहली किताब में नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और उसमें भी हम्द भी, नाते भी और क़ितात भी। जी, तो अब ये बताएंगे एक एक आप अरबी में भी शायरी करती हैं, अरबी शायरी के हवाले से तो आपके जो माहौल भी है आपको मिल जाता है, सुनने वाले भी मिल जाते हैं आपको। आपने बताया था कि काफी मसाइल आपके लिए पड़े हैं जब आपने उर्दू जुबान, पहले उर्दू जुबान सीखना, फिर शायरी करना, और उसके लिए जब शायर शेर कहता है तो वो शेर कुछ सुनने वाला भी तो सामने हो ना, तो वो ना मिले तो एक मुश्किल काम होता है। तो और आप बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती भी दे इस हवाले से, और आपके जहन में पुख्तगी हो कि आप इस काम को चलाते रहें। तो आप ये बताएंगे, एक इश्क होता है जी, और एक शायरी होती है। अच्छा, उसमें पहले इश्क होता है या पहले शायरी होती है? शायरी में ख्याल होता है और उसके बाद इश्क होता है। अच्छा। हमको शेर कहते हैं तो ख्यालों में होता है ना, वो ख्वाब नगर में वो था ना, वो ख्वाब नगर की शहजादी, तो वो ख्वाब नगर की शहजादी होती है, फिर वो हकीकत में सामने आ जाती है, जब हम पहले शहजादी को देखते हैं और उसको ख्वाब नगर को बनाते हैं उसके साथ। ये क्या फर्क होता है? देखिए, कहते हैं कि इंसान को जब इश्क होता है तो वो शायरी करने लगता है। अच्छा। या जब वो ऐसी कैफियत में होता है कि जहाँ इसके लिए इजहार का कोई जरिया नहीं बचता है, तो वो शायरी का रास्ता अपनाता है। बस ये बात मतलब किसी हद तक दुरुस्त नहीं है मेरे ख्याल में, कि इंसान महज दुख या इश्क की कैफियत में ही शायरी करता है। मतलब बहुत से ऐसे शायर भी मौजूद है कि जिनको कभी इश्क नहीं हुआ, कभी कोई ऐसी कैफियत नहीं रही जिसमें वो शदीद दुख या सदमे से लाहिक हो। फिर क्या वजह के वो भी शायरी करने लगता है। तो मतलब ऐसे शायर भी है जो जिनका इश्क महज मतलब खुदा से, या बाज़ इशारों की शायरी वहदत वजूद की गिर्द घूमती है। तो जरूरी नहीं कि एक महबूबा है या एक महबूब है। ख्याली महबूब हो सकता है ना, ख्याली महबूब। हाँ, मुमकिन है तसव्वुर में वो ऐसा जैसे अल्लाह ने कहा है कि अपनी जात की शनाख्त करो, अपने आप को पहचानो। हाँ, लेकिन मैं आपको अपने बारे में बता सकती हूँ कि मुझे इश्क हुआ उर्दू जुबान से। मैंने उर्दू में शायरी की इस वक्त जब सफर की यादें ताज़ा थी, ये यादें मेरी शायरी की मीरास थी जो पहली किताब में मैंने लिखी। और ये बात हकीकत है कि जज्बात के इजहार के बाद
ایک سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. مطلب جب یہ اظہار ایک منفرد طریقے یا شاعری کے ذریعے ہو تو سکون کی کیفیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اور انسان جب عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنی اور سامنے والے کے وجود کو جاننے کو مطلب کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے خیالات کو اس کی تصورات سے مشابہت دیتا ہے. کچھ ایسے بھی حسین خیالات ہوتے ہیں جو اسے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مطلب عشق وہ چابی ہے جس سے پر دروازہ کھل جاتا ہے. تو شاید ان دروازوں میں ایک مطلب دروازہ شاعری کا بھی ہوتا ہے جو ایک راستہ شاعری کا بھی ہوتا ہے. ہاں تو یہی ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاعر مطلب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاعر ہونے کے لیے عاشق ہونا ضروری ہے. محبت کو مطلب کھیل سمجھ کر کھیلا جا سکتا ہے مگر جیسا عشق ہوگا ویسی ہی شاعری ہوگی. یعنی عشق سچا تو شاعری سچی. اور میرا عشق اردو زبان سے سچا تھا اور ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میری شاعری بھی سچی ہی. اور ضروری نہیں کہ شاعری کرنے کے لیے عشق ہوتا ہے. کچھ لوگ روز عشق کرتے ہیں محبت جتاتے ہیں مگر شاعری کی توفیق ہر کسی کو کہاں. جی تو انسان اپنی ذات کو اپنے اندر تلاش کرتا ہے تو اپنے آپ کو پیار کرتا ہے. جب اپنے آپ کو پیار کرتا ہے تو وہ ایک حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے. جی یہ بھی اور صحیح. آپ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ اپنے احساسات کو بیان کرنے کے لیے شعر میں محسوس کرتی ہیں سکون یا آسانی سمجھتی ہیں یا نظم میں یا نثری نظم میں جس میں آپ اس کو پورے طریقے سے بیان کر سکیں؟ میرے احساسات کیسے بیان کر سکتی ہوں شاعری میں؟ ہاں دیکھیں آگے آپ شعر میں اچھا بیان کر سکتے ہیں. آپ کو اپنا کانفیڈنس ہونا چاہیے. یا آپ نظم میں کر سکتی ہیں یا آپ نثری نظم میں کر سکتی ہیں جس میں آپ آسانی سمجھتی ہیں نا. ہاں دیکھیں پہلے میں ایسا سوچتی تھی کہ نظم میرے لیے بہت آسان ہے کیونکہ میں سب کچھ کہہ سکتی ہوں. ایک موضوع کے حوالے سے ایک ہی موضوع میں بات کر سکتی ہوں, میں شاعری کر سکتی ہوں جیسے نظم میں ہوتا ہے. لیکن بعد میں مجھے لگا کہ لوگوں کو غزل بہت پسند ہے خاص طور پر برصغیر میں اور غزل پر بہت دھیان دیتے ہیں. پتہ نہیں کیوں نظم کو ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی ٹھیک نہیں ہے جیسے غزل. لیکن جو میں سمجھتی ہوں کہ غزل کی شہرت بہت زیادہ اردو شاعری میں, اس لیے میں نے غزل بھی کہی. اور غزل بھی بہت اچھی ہے کیونکہ مطلب بہت مختصر الفاظ میں یا ایک شعر میں آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں. یہ بھی تو ابھی میں نہیں سوچی کہ کون سا میرے لیے مناسب ہے, نظم کہوں یا غزل کہوں, نہیں سوچی ہوں. لیکن بس ممکن ہے جو میرے دماغ میں میرے ذہن میں آتا ہے تو ممکن ہے کہ میں صرف ایک شعر لکھوں ایسا. اور اگر بات لمبی ہے اور میں کچھ کہنا چاہتی ہوں تو ایک نظم لکھتی ہوں. تو بس میں ایسا سوچتی ہوں, مطلب نہیں چنتی کہ نظم کہوں یا غزل کہوں یا قطعہ کہوں یا ایسا کہوں, نہیں, بس ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ کہ نظم یا غزل بس. جی ڈاکٹر صاحبہ اس میں اب کیونکہ وقت کو بھی سامنے دیکھنا ہے, جی ہم سب تینوں کو شاید یقین نہ ہو کہ ہم 50 منٹ سے اوپر اپنا ٹائم ہو چکا ہے. ہاں کیونکہ میں مطلب باتونی ہوں بہت. ہم نے بھی بہت زیادہ باتیں کی. اردو سے محبت بھی ہے نا کہ اردو سے جو بہت زیادہ, اس لیے میں پرجوش ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ادارے میں جہاں 200 کے قریب آپ نے بتایا کہ وہاں بچے زیر تعلیم سے راستہ ہو رہے ہیں, اردو غزل کے اور کون سے جو شعراء کرام جو پروفیسر حضرات ہیں اور ان کے بھی نام بتائیے گا پلیز. دیکھیے یہ سوال مجھے بار بار آتا ہے لیکن
मुझे बहुत झिझक होती है जब मतलब जवाब देते वक्त कि मैं कहूँ कि मैं गजल कह सकती हूँ यहाँ या शायरी भी कर सकती हूँ यहाँ जी यहाँ मिस्र में मेरे अलावा कोई भी नहीं। और नहीं, कहता हूँ जो उर्दू पढ़ाते हैं आपके साथ जो असातिज़ा कराम है उनकी जो तादाद है उनमें को गजल कहता है, ये पूछना चाहता हूँ मैं। कोई नहीं, नहीं कहता। मेरे ख्याल में कि नहीं, लेकिन ख़वातीन के बारे में सिर्फ मैं हूँ। और जो मतलब शायरों के बारे में जो मर्द हजरात है, मुझे लगता है कि कोई नहीं, मुझे लगता नहीं कि कोई भी ये कह सकता है, मेरे अच्छा, मालूमात आप में। बस्ती में उर्दू का कोई और दूसरा उस्ताद नहीं है, आप 200 बच्चों को तनहा पढ़ाती हैं? देखिए मैं मतलब क्लास में लेक्चर देते वक्त मैं अपने तालिबात को बहुत हौसला अफजाई करती हूँ। और वो मुझे दिखते हैं और मुझे मतलब दिखते हैं कि आइडियल है उनके लिए। तो वो अभी मतलब तर्जमे के मरहले में वो तर्जमा करते हैं और मुझसे भी मांगती है कि ये हम इशाअत करवाना चाहती है अखबारात में, क्योंकि वो मुझे दिखते हैं कि अखबारात में मैं अपनी तहरीर की इशाअत करवाती हूँ और मैं उनकी मदद करती हूँ, वो बस अब तक तर्जमा करती हैं। लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मतलब आने सालों में इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और वो कहेंगी, मुझे लगता है, क्योंकि वो मुझे जैसे दिखते हैं। जिस तरीके ने आपने जुर्रत की है और आपने जुबान को सीखकर शायरी की है, उम्मीद है कि आने वाले सालों में वहाँ इंशाल्लाह मिस्र से कुछ और भी शोरा इकराम हाँ, पैदा इंशाल्लाह होंगे। इंशाल्लाह। और हम आपकी जदोजहद को सलाम करते हैं बहुत। डॉक्टर साहबा, अब आप 2 गजलें कलाम शायर कलाम बाज़ुबान शायर। शायर व जुबान शायर सुना दीजिए, फिर उसके साथ हम इख्तिताम करेंगे क्योंकि आपका वक्त बहुत ठीक कीमती है। है, ओके। तो ये एक गजल मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी पसंदीदा जी जी गजल का मतलब है कि भुलाना था जिसे ये दिल भुला पाता वाह तो अच्छा वाह था। वाह वाह भुलाना था जिसे ये दिल भुला पाता तो अच्छा था। वाह निकल जाता मेरी आंखों से ये सपना तो तो अच्छा अच्छा। था। वाह 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 और वाह वाह मैं अपनी आप को यूं तो बहुत अच्छा समझती हूँ। वाह वाह मैं अपनी आप को यूं तो बहुत अच्छा समझती हूँ। अगर दुनिया समझ लेती मुझे अच्छा तो अच्छा अच्छा था। था, बहुत क्या अच्छा, अगर बहुत दुनिया अच्छा, समझ लेती मुझे अच्छा तो तो अच्छा अच्छा था। था। वाह और किसी की तश्नगी मिटती थी, किसी की प्यास से बुझ जाती। वाह वाह किसी की तश्नगी मिटती, किसी की प्यास से बुझ जाती। हमारी आंख से बहता अगर दरिया तो तो अच्छा अच्छा था। था। वाह वाह और दिली नादा मुसलसल तुझसे धोखे यूं खाता है। वाह दिली नादा मुसलसल तुझसे धोखे यूं खाता है। तेरे हर लफ्ज का मतलब समझ लेता तो तो अच्छा अच्छा था। था। वाह वाह और ये दिल घायल हुआ है उसके अंदाजे तकल्लुम से। से वाह ये दिल घायल हुआ है उसके अंदाजे ये तो तकल्लुम कलम से। से तरफते दिल को यूं वो न तरबा था तो क्या कहना अच्छा क्या था। कहना। वाह वाह तरफते दिल को यूं वो न तरबा था तो अच्छा था। और ये शेर समात फरमाए बतौर खास। तो किस मंजिल पे पहुंचेगा हमारे प्यार का किस्सा। वाह वाह तो किस मंजिल पे पहुंचेगा हमारे प्यार का किस्सा। तो पिछले इश्क की रुदाद कह देता तो तो अच्छा था। अच्छा था। वाह 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 और बहुत तसव्वुर अब अच्छे। का तसव्वुर अब का जो मुंजमिद है बर्फ का जैसा। वाह तसव्वुर अब का जो मुंजमिद है बर्फ का जैसा। अगर वो खुश्क बत्तों की तरह उड़ता तो तो अच्छा। अच्छा था। वाह वाह और गजल का मकता है कि छुपा कर इश्क करने का
वला एक बाप करती है। वाह, छुपा कर इश्क करने का वला एक बाप करती है, रकीबों से ये बातें तो अगर कहता तो अच्छा, तो अच्छा था। वाह छुपा कर इश्क करने का वला एक बाप करती है, वाह, रकीबों से ये बातें तो अगर कहता तो तो अच्छा था। भुला न था जिसे ये दिल भुला पाता तो अच्छा था। वाह वाह, टल जाता मेरी आंखों से ये सपना तो अच्छा था। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे। अच्छा साहब, हमने आपसे एक और कलाम सुनना है, लेकिन आपने जब जी सभा के हमीदा रियाज साहब के बारे में बात की थी तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं पूछूं कि आप उनसे इतनी मोहब्बत करती थी, आपकी मुलाकात भी हुई थी उनसे, फमीदा किससे? रियाज साहब? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बस मैसेंजर बार में उनसे पूछती थी, और ये बात उनके आखिरी दिनों में आखिरी हुई दिनों में। थी। क्योंकि PhD मैंने की 2013 में। अच्छा, तो ये बात मतलब बहुत पुरानी नहीं थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे बात करूं या मुलाकात हो। अच्छा, आप मिस्र में जब देखती हैं पाकिस्तान की जानब, तो अब जो मौजूदा जो नसाई अदब है, जो शायरात हैं पाकिस्तान की, आपको कौन कौन सी ज्यादा पसंद है? देखिए, सबसे पहले फहमी दरिया साहिबा मरहूमा, और इशरत अफरीन साहिबा भी। जी। उनकी शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उनके बारे में मैं नहीं जानती थी, लेकिन फेसबुक पर मैं उनकी शायरी हमेशा पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत अच्छी लगती है रदीफ। वो रदीफ मतलब रदीफ को बहुत खूब निभाती है, मुझे बहुत अच्छी लगते हैं, मुनफरिद। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी शायरी। और ये जो मुआसिर शायरा है, और परवीन शाकिर भी, उनकी शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी। जब आप उन शोरा को पसंद करती हैं जिनमें बेसाख्तगी है और उसमें अंदाज बयान भी है और खूबसूरत पस मंजर भी है, तो अब आप एक गजल और सुना दीजिए आखिर में, और एक पैगाम आप देना है बाद में या पहले दे दीजिए कि जो दियारे घर में जैसे आप हैं, हम भी हैं, अब तो ये हमारे लिए तो देश ही बन चुका है, तो जो हम जुबान से दूर हैं हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से, तो जो हमारे यहाँ पे लिखने वाले हैं मिस्र में या यूरोप में, उनके लिए कोई पैगाम आपका हो तो। बस मेरा पैगाम बहुत मुख्तसर होगा कि बस आप उर्दू ज़ुबान से मतलब ज़्यादा मोहब्बत करें, और उनकी खिदमत के लिए काम करे, जो मतलब दिल की गहराइयों से काम करे, मतलब सिर्फ शोहरत के लिए नहीं। यानी जो उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत रखता है, मतलब ऐसा करता है, मतलब शोहरत बर दिया नहीं देगा, बस उर्दू की खिदमत के लिए, उर्दू से मोहब्बत करेगा, उनके लिए बहुत कुछ करेगा, जो भी करेगा उर्दू के लिए। और ये लोग जो मतलब ब्रिटानिया में या कोई और किसी और मुल्क में रहते हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि अपने बच्चों को सिखाइए उर्दू, क्योंकि वहाँ मुझे मालूम है कि वहाँ का माहौल ऐसा, मतलब अंग्रेजी है, और जो भी जर्मनी में या किसी और मुल्क में बच्चे उर्दू नहीं जानते हैं। ये जो मैं सुनती हूँ, तो ये बात बहुत जरूरी है। अगर उर्दू उनकी माँ बोली नहीं है, हाँ जी, जबान है और उनकी जबान है, तो उनको है, तो ये उर्दू के लिए बहुत आम है, ताकि उर्दू हमारे साथ रहे, ताकि उर्दू जिंदा रहे। जी तो जी, अगर वो नहीं बोलेंगे उर्दू, नहीं बात करेंगे उर्दू में, तो कैसे उर्दू रहेगी। जी। तो डॉक्टर साहब आप आखिर में, आपके बच्चे भी उर्दू की जानब हैं राघव? हाँ, जानते हैं, लेकिन लिखते नहीं। बस जब मैं बात करती हूँ, अभी वो सुनते हैं, वो बाहर है सुनते हैं, तो
कुछ अल्फाज उनकी बात वो जानते हैं, अल्फाज बस, और एक प्रोग्राम है जो मोबाइल पर भी वो सीखते हैं ताकि मेरे साथ बात करें। जी जी ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहबा आखिर में आप एक अपनी गजल सुना दीजिए या कोई नज़म सुना दीजिए। हाँ, अगर वक्त है तो मैं जी सुना। हाँ जी, आप सुना दीजिए, उसके साथ ही हम शुक्रिया अदा करेंगे आप। ओके, एक गजल जो ओके मुख्तसर है, जो छोटी है। गजल का मतलब है कि हुरूफ उभरे हुए हैं उदास चेहरों पर, वाह हुरूफ उभरे हुए हैं उदास चेहरों पर, है किस किताब का ये इक़्तिबास चेहरों पर। वाह क्या बात, वाह क्या वाह बात। वाह, हुरूफ उभरे हुए हैं बहुत उदास वाला। चेहरों पर, है किस किताब का ये इक़्तिबास चेहरों पर। और हवस परस्तों को महफिल से दूर रखने को, वाह वाह वाह, हवस परस्तों को महफिल महफिल से से दूर दूर रखने। रखने को, निगाह रखती हूँ मैं आस पास चेहरों पर, वाह वाह, बहुत अच्छे, निगाह रखती हूँ मैं आस बहुत पास अच्छे। चेहरों पर। और ये शायद समात फरमाए तोरी खास। अजीब किस्म का मौसम इधर से गुजरा है, वाह, वाह, अजीब किस्म का मौसम इधर इधर से गुजरे। से गुजरा है, हर एक समत बरसती है यास चेहरों पर, वाह हर वाह एक समत बरसती है यास चेहरों पर। और उन्हें गमों को छुपाने का है सलीका जो, वाह वाह, उन्हें गमों को छुपाने का है सलीका जो, हंसी सजाए हुए हैं उदास चेहरों पर। वाह 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 और न जाने कैसी वबा आई है जमाने में, वाह, न जाने कैसी वबा आई है जमाने में, भिन्ना बरता है अब तो लिबास चेहरों पर, वाह 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 वाह, भिन्ना वाह। पड़ता है अब तो लिबास। लिबास है चेहरों पर। आपको लिबास चेहरों पर, क्या कहने, क्या कहने। और बहुत शुक्रिया। वला समर है मेरे दिल की ख्वाहिशों का यही, वाह वला समर है मिले मेरे दिल की ख्वाहिशों का यही, सुकून लाती हूँ मैं बदहवास चेहरों पर, बहुत अच्छे, रूप उभरे हुए हैं उदास चेहरों पर, है वाह। किस किताब का ये इक़्तिबास चेहरों पर। या, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहबा। ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ ही मुझे और शहजाद बेग साहब को इजाज़त दीजिए। हमारी मेहमान डॉक्टर वाला जमाल अल असीली से बहुत ममनून है आपके, आप तशरीफ़ लाई, हमें वक्त दिया, और आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। और इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, आपके खैर व बरकत हो आपके घरों में और आपके सारे माहौल में। आप शायरी करती रहें और दुनिया को आपका पैगाम पहुंचता रहे। ख़वातीन व हज़रात, हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।